Hello students, welcome to the fourth lecture of the unit and measurement. इससे पहले हमने पहले 3 लेक्चर्स में यूनिट एंड मेजरमेंट्स के बारे में थ्योरेटिकल अप्रोच और उसके बाद हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट एप्लीकेशन जो देखा था वो था हाउ टू फाइंड डायमेंशन फॉर कांस्टेंट टर्म, उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड एप्लीकेशन देखा जहां पर हम लोगों ने क्या किया, हाउ टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। मान लीजिए दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज दी है और उनके बीच के अगर आपको रिलेशन निकालने को बोला गया है तो उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में भी दिखाया गया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने तीसरा जो एप्लीकेशन देखा वो क्या था, हाउ टू चेक द करेक्टनेस और बैलेंसिंग ऑफ अ गिवन इक्वेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी, उसके बारे में भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। अब हम वहां से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो आई होप सो अब तक जितना भी हुआ है आप लोगों ने आपके नोटबुक में उस चीज को नोट डाउन करके रखा होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी। और अब हम लोग फोर्थ लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो नोटबुक और पेन ले लीजिए और नोटबुक नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। ओके, सो तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 3 एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में देखा। आज हम इसके फोर्थ एप्लीकेशंस के बारे में देखने वाले हैं। अब फोर्थ एप्लीकेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर आपको कोई भी एक यूनिट दिया है, जैसे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स देखे हैं, जैसे एफपीएस सिस्टम देखा है, फिर उसके बाद सीजीएस सिस्टम देखा है, एमकेएस सिस्टम देखा है, एसआई सिस्टम देखा है। तो चौथे एप्लीकेशन में, फोर्थ एप्लीकेशन में ये बताया जाता है कि हाउ टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ द यूनिट इनटू द अनदर सिस्टम। If you want to convert CGS into SI और CGS into MKS तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो फोर्थ एप्लीकेशन नंबर 4 to convert a system of unit into another system। मान लो कि यहां पर कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी दी है, किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम में दिखाई है और आपको बोला जाए इसे कन्वर्ट कीजिए दूसरे सिस्टम में, तो उस चीज के लिए आप क्या करते हो? डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हो। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बेसिस पर इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि सपोज यहां पर फर्स्ट एग्जांपल लीजिए। ओके, नोटबुक अगर आपने निकाली है तो मैं अपना क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन बोला गया है कन्वर्ट 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर इनटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर using methods of dimension, आपको इसके बारे में बोला है। तो ठीक है, अब बात करना स्टार्ट करते हैं। जैसे अब बात यह है कि यहां पर आपको एक प्रेशर दिया है जो कितना है 76 सेंटीमीटर। अब 76 सेंटीमीटर दैट मींस ये जो प्रेशर आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में वो सीजीएस के फॉर्म में है। सेंटीमीटर दिया है ना, इसका मतलब सीजीएस के फॉर्म में है और कन्वर्ट करने को बोला है इसके फॉर्म में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट मींस एसआई के फॉर्म में। सो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, आपको सीजीएस सिस्टम के यूनिट को किसमें कन्वर्ट करना है? एसआई में। तो ठीक है, करने की कोशिश करते हैं। पहले में हम लोग ऐसा करेंगे कि मान लो कि मैं यहां पर ऐसे लिख दूं P1 और उसका जो डायमेंशन है वो आप ऐसे लिख सकते हो L1 M1 T1। इनके आप कोई भी रेस ले सकते हो X Y Z इस तरीके से। हम लोगों ने एक एप्लीकेशन देखा था जिसमें हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करते थे बिटवीन द गिवन क्वांटिटीज। तो यही करते थे हम लोग कि जो पावर होती थी वो X Y Z A B C जो भी वो ले सकते थे, उसको इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं। कन्वर्ट तो हम एक ही प्रेशर को दूसरे में कन्वर्ट है तो इक्विवेलेंट, बस इतना है कि फॉर्म अलग अलग है दोनों के। यहाँ पर लिखेंगे L2 उसकी पावर x, यहाँ पर लिखेंगे M2 उसकी पावर y और लिखेंगे T2 उसकी पावर z। यहाँ तक हो गए।
अगर ये चीज समझ में आ गई है हम लोगों को तो फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब आपको क्या किया है कि प्रेशर P1 दिया है 76 सेंटीमीटर के फॉर्म में। एक्चुअली ना कंफ्यूजन ये है कि बच्चों को लगता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी दिया है, इसका मतलब ये तो सिर्फ एक मर्क्यूरी की हाइट हुई किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, बट इससे आप लोग प्रेशर निकाल सकते हो। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के लिए जो फॉर्मूला होता है फॉर प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच, रो फॉर डेंसिटी, जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड एच फॉर हाइट। तो हाइट दे दी है आपको, और मर्क्यूरी की जो डेंसिटी वो फिक्स होती है, तो वो हम लोगों को पता होना चाहिए, आपको आगे आएगा। अभी के लिए आपको क्वेश्चन दिया है, बट फिलहाल के लिए हम ये कंसीडर कर लेंगे कि इसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको पता है, ठीक है ना। पर आपको आगे सिलेबस में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर में ये सब चीजें पढ़ाई जाती है, जैसे वाटर की डेंसिटी 1000 है, मर्क्यूरी की भी अपनी एक फिक्स डेंसिटी है। तो अगर आपको P2 निकालना है इन द फॉर्म ऑफ SI, तो एक काम कीजिए, P2 को ही रहने दीजिए, इसे यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। तो इसका मतलब अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ P2 इज इक्वल टू P1। अब सेपरेट कर, इसको यहाँ पर अगर डिवाइड लिया है तो ऐसे लिख दे L2 अपॉन L1 ब्रैकेट इज टू X, M1 अपॉन M2 ब्रैकेट इज टू Y, और T2 T1 अपॉन T2 ब्रैकेट इज टू Z। यहां तक समझ में आ गया सभी को। अब क्या करेंगे, प्रेशर से मैंने बोला था उस हिसाब से यहां पर कितना पुट करेंगे, मान लो मर्क्यूरी के लिए कितना होता है 13.6, जी कितना लोगे 980। एक्चुअली बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि 9.81 होता है, पर वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर में कितना होगा, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो कितना हो गया 980 या 981 जो भी है, और ये आ गया आपका 76। ये हो गया आपका प्रेशर। तो मैं यहाँ पर प्रेशर P1 ये लिख देता हूँ, आपका जो दिया है 76 मल्टीप्लाई बाय 13.6 मल्टीप्लाई बाय 980। ओके, अब दूसरी चीज आपको यहाँ पर जो ये पहले L1 वगैरह जो दिए हैं, जैसे मान लेते हैं L1, तो ये तो सेंटीमीटर के फॉर्म में हुआ, तो क्या क्या लिखेंगे हम लोग 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, वही चीज को आपको कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, मीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसको फिलहाल के लिए मैं 1 मीटर ऐसे लिखता हूँ, ये हो गया x। सीधी सी बात है, मास का यूनिट है, सीजीएस में क्या होता था 1 ग्राम, यहाँ पर लिखोगे 1 kg टू पावर y। तीसरे में 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। आप सभी को यहाँ पर और एक चीज पता होनी जरूरी है, प्रेशर का आपको डायमेंशन पता होना चाहिए। प्रेशर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मतलब ऐसे लिखोगे आप केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इनकेट कैंसिल, डायमेंशन बनाइए सीधा। डायमेंशन अगर बनाओगे तो L की पावर -1, M की पावर 1, T की पावर -2, सीधी यहाँ पर ये पावर पुट कर दीजिए। X की वैल्यू कितनी लोगे -1, Y की वैल्यू कितनी लोगे 1, और T Z की वैल्यू कितनी लोगे -2। जो क्वांटिटी आपको दी है उसकी पावर उसके डायमेंशन से वहां पर पुट करनी है 1 by 1, बस इतना करना है। तो अब यहाँ पर P2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका 76.13.6 मल्टीप्लाई बाय 980। अब यहाँ पर एक एक चीजें पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 सेंटीमीटर अपॉन, बताइए फिर 1 मीटर को अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, सॉरी मीटर में अगर इसे कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻² मीटर, ये 1 मीटर हो गया, क्योंकि आपको मीटर में कन्वर्ट करने को बोला है ना, इसलिए। ग्राम को कन्वर्ट करना है, अब यहाँ पर एक मिनट, लेंथ की जो पावर आई है x वो कितनी है -1, इसके लिए यहाँ पर -1 लिख दिया। नेक्स्ट 1 ग्राम को अगर कन्वर्ट करना है तो 1 ग्राम दैट मींस 10⁻³ kg डिवाइडेड बाय 1 kg। y की पावर कितनी आई है 1, और ये तो 1 सेकेंड और 1 सेकेंड ही है, इसमें इसका कोई डाउट नहीं, ये आपका -2। पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से बोल रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना आता है 10⁻, दैट इज 1/100। इसके लिए 1 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो दैट इज 1/1000, दैट इज 10⁻3 इसके लिए। अब ये चीजें अगर आपकी हो गई हो तो फिर लास्ट में आते हैं हम लोग, ठीक है, लास्ट टॉपिक पर आते हैं। P2 इज इक्वल टू, फिर से वही आपका 13.6 मल्टीप्लाई बाय 76 मल्टीप्लाई बाय 980। अब इनकी पावर को आप बस कर दीजिए मल्टीप्लाई। यहाँ पर ये 10⁻² था, ये कितना हो गया -1, -2 × -1
10⁻²। ओके, डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 10⁻²। मल्टीप्लाई बाय फिर से यहाँ पर -3 इंटू 1 10⁻³ और इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ऑब्वियसली 1 ही रहेगा। पहले ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं आगे। ये हो जाए तो यहाँ पर इसको इससे कट कर दीजिए, तो कितना बचा -1। -1 अगर बचा है तो इससे ये 0 भी कट कर दीजिए। कितना है आपका 13.6 इंटू 76 मल्टीप्लाई बाय 98 ओके। अगर ये आप सभी एक दूसरे को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप चाहो तो आप कैलकुलेटर में विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल चेक कर सकते हो। ये वैल्यू डायरेक्ट इसलिए लिखी है जस्ट बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू है। जो प्रेशर है 76 सेंटीमीटर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोस्टैटिक कॉलम ऑफ द मर्क्यूरी। उसका वैल्यू यही आता है। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। मतलब हमको जब भी इस पर एक क्वेश्चन आए तो बस इतना करना है, फर्स्ट सिस्टम इज इक्वल टू सेकंड सिस्टम। जिसमें कन्वर्ट करना है उसको यहीं रहने दीजिए, बचे हुए को यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। और हर किसी को लेंथ से, मास को मास से, टाइम से इन तीनों को इनकी पावर x y z ले लीजिए। इनकी पावर कैसे डिसाइड करोगे, तो जो क्वांटिटी यहाँ पर प्रेशर था तो प्रेशर का डायमेंशन निकाला मैंने और उनके x y z की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमको, वो वैल्यू वहां पर पुट कर दी। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया और बस उनकी पावर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मैंने लिख दिया। और लास्ट में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में होगा आपका, उसके एसआई यूनिट के फॉर्म में होगा। इसका मतलब अगर सीजीएस में 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है तो एसआई सिस्टम में उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आई होप तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। ओके, अब यहां तक हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कन्वर्ट द न्यूटन इनटू डाइन। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स और डाइन उसी फोर्स का सीजीएस यूनिट है। मतलब आपको बस क्वेश्चन में इतना ही बोला है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। फिर से बता दे रहा हूं, ये जो यूनिट है वो आपका क्या, कौन सा यूनिट है, ऐसा यूनिट है। और जो डाइन है वो कौन सा यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। तो ठीक है, फिर से वही मेथड जो हम करते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ F1 फोर्स 1 इज इक्वल टू फोर्स 2। अब फोर्स के लिए आप लोग जैसे डायमेंशन लिखोगे वो कैसे लिखोगे, तो मान लेते हैं ये आपका L1 M1 T1। यहाँ पर कैसे लिखोगे, F2 उसकी पावर लिखोगे L2 M2 T2। अब की बार चाहिए तो पावर अलग ले लीजिए, A B C, यहाँ पर भी लिख दीजिए A B C। हो गया। अब आपको इसकी वैल्यू तो दी है F1 की 1 न्यूटन है, F2 निकालना है डाइन में, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर आता है क्या होगा, डिवाइड। F2 इज इक्वल टू F1, L2 यहाँ पे डिवाइड हुआ है तो यह आएगा आपका L1 डिवाइडेड बाय L2 उसकी पावर A। दूसरा आएगा M1 अपॉन M2 उसकी पावर B। तीसरा आएगा T1 अपॉन T2 उसकी पावर आएगी C। यहाँ तक समझ रहे हैं। फिर F1 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे आप लोग, 1 न्यूटन है इसके लिए 1 आ गया आपका। चलो यहाँ पर आपको दिया किसके फॉर्म में था, SI के फॉर्म में। तो मतलब लेंथ 1 अगर मैं SI के फॉर्म में लिखता तो कैसे लिखता, 1 मीटर, और CGS के फॉर्म में लिखवाना पड़ता तो वहां पर कैसे लिखता मैं, 1 सेंटीमीटर। A की पावर, अब A की पावर डिसाइड करने के लिए मुझे फोर्स का यूनिट पता होना चाहिए। फोर्स का यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायमेंशन आता है L1 M1 T-2। तो यहां पर A की वैल्यू कितनी हो गई, 1। नेक्स्ट मास 1 इन द
ऐसा यूनिट 1 kg, सीजीएस में 1 ग्राम। उसकी पावर भी कितनी मास की 1, टाइम का 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, उसकी पावर -2। समझ में आ रहा सभी को? अब क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ओके सॉरी मीटर को सेंटीमीटर में, सीजीएस में कन्वर्ट करना है ना हमें, ओके। 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर की पावर 1। यहां पर दिया है 1 केजी, 1 केजी मतलब हाउ मेनी ग्राम्स, दैट इज 10⁻³ ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पावर 1। 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, उसकी पावर -2। यहां तक समझ में आ गया है? तो उसके बाद करेंगे आगे से। यहां पर सेंटीमीटर, ऑब्वियसली ये सब कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब 10⁻² मल्टीप्लाई बाय पावर, ऑब्वियसली 10⁻² ही होगा, 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ होगा, ये तो खत्म ही हो चुका है। अब बचा क्या, F2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ कितना हो गया 10⁻5 डाइन। ये याद रखना, बहुत स्टैंडर्ड चीज है, बहुत बार बताई जाती है। 1 न्यूटन दैट मींस हाउ मेनी डाइन्स, 10⁻5 डाइन्स। कॉमन सा क्वेश्चन था, बहुत इजी है, नोट डाउन कर लीजिए पहले से। ठीक है, चलो हो गया नोट डाउन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्वेश्चन इजी इसके लिए लिखवा कर नहीं दे रहा हूं, उन्होंने बोला अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मींस कैपिटल जी का वैल्यू कितना बोला है उसने, ऐसा है सिस्टम में अगर उसका वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इतना है, तो उसका वैल्यू सीजीएस में कितना आएगा निकालिए। तो सीजीएस में उसका वैल्यू कितना आएगा वो निकालिए। स्टैंडर्ड वैल्यू 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग फिर से वही बात करेंगे कि यहां पर अगर मैं लिख दूं फॉर एग्जांपल ये G1 और उसका डायमेंशन L1 की पावर A, M1 की पावर B, T1 की पावर C इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट होगा G2 को, जहां पर L2 की पावर A, M2 की पावर B और T2 की पावर C ऐसा होगा। अगर ऐसा है तो आपको G2 निकालना है इन द CGS, इसे यहां पर भेज दीजिए। तो G2 इज इक्वल टू अब क्या बन गया G1, चलो अब इसको यहां पर अगर भेजेंगे तो फिर से वही बात, L1 डिवाइडेड बाय L2 उसकी पावर A। नेक्स्ट टाइम M1 डिवाइडेड बाय M2 उसकी पावर कितनी आएगी B, और T1 डिवाइडेड बाय T2 उसकी पावर आएगी C। अब बात यह है कि मुझे इसकी पावर फिक्स करनी है। G1 की वैल्यू तो यहाँ पर पुट कर दूंगा मैं 6.6 इंटू 10⁻11, बट मुझे इनके पावर अगर फिक्स करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले G उसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, फिर उस हिसाब से यहाँ पर अगर मैं केजी मीटर, यहाँ पर न्यूटन की वैल्यू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर पुट करता तो वो क्या हो जाती, केजी इंटू मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय केजी स्क्वायर। ये कैंसिल कर देते हम लोग, ठीक है, ये कैंसिल कर देते। अब बच क्या जाता, सिर्फ एम क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय केजी, उसका डायमेंशन आता है l की पावर 3, m की पावर 1 और t की पावर -2, ठीक है। सही है, यहाँ तक आ गए हम लोग, उनकी पावर -1 सर, ओके। यहां तक आने के बाद ये वैल्यूज यहां पर पुट कर दीजिए, और G2 इज इक्वल टू G1 कितना लोगे 6.6 इंटू 10⁻⁻11। अब यहां पर वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दो। SI में दिया है, इसका मतलब ये कितना हुआ 1 मीटर, और आपको कन्वर्ट करना है CGS में, तो फिलहाल के लिए यहां पर लिख देता हूं मैं 1 सेंटीमीटर। A की पावर मतलब L की पावर कितनी है 3। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, M मतलब
1 kg डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, उसकी b की पावर कितनी लेते हैं -1, यहाँ पर 1 सेकेंड और यहाँ पर भी 1 सेकेंड, c की पावर लेते हैं 10⁻²। टाइम के बारे में तो हमेशा वो कैंसिल आउट होने ही वाला है, क्योंकि टाइम का जो यूनिट था वो हमेशा से वही था जो पहले हम लोग कैरी कर रहे हो, ठीक है। अब क्या करोगे, 6.6 into 10⁻11, ये आपका 1 मीटर, और 1 सेंटीमीटर मीन्स हाउ मेनी मीटर्स, 10⁻² मीटर, उसकी पावर 3। यहाँ पर 1 kg, 1 ग्राम मतलब कितने kg, 10⁻³ kg, पावर -1, और इसे ऑलरेडी कट कर दीजिए तो उतना आपका ही एफर्ट कम हो जाएगा। अब अगर ये समझ में आ गया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻6 होता है ऊपर जाता है 10⁻6, ये 10⁻3 हो जाता है ऊपर जाता है 10⁻11, 6.6 into 10⁻11 मल्टीप्लाई पे इसका जो सॉर्ट आउट किया 3 -6 था तो ऊपर जाते +6 होगा, 10⁻6 आ गया। यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं, ऊपर जाते वक्त नेगेटिव होंगे, ये नोट डाउन कर लीजिए, दिखाई दे रहा है पहले, हाँ दिखाई दे रहा। अब क्या करोगे, लास्ट में जो आपके पावर्स हैं उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन, -11 + 6 -5, -5 एंड -3 -8, मतलब g का जो वैल्यू है वो cgs के फॉर्म में कितना आता, cgs के फॉर्म में 6.6 into 10⁻8 इतना आता, ठीक है। आई होप सो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो जिसमें आपको क्या करना होगा, सिर्फ एक जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किसी एक सिस्टम में दी है, आपको उसको कन्वर्ट करना है दूसरे में, सीजीएस से एसआई में, एमकेएस से एसआई में, सीजीएस से एमकेएस में आपको कन्वर्ट करने को बोला जाता है। तो इस पर क्वेश्चन इस पर उतने ज्यादा नहीं देखे जाते एंट्रेंस एग्जाम में, जस्ट बिकॉज ऑफ हो सकता है इसका उतना इंपॉर्टेंस जो है, बहुत ऐसा नहीं कि नहीं आया कभी क्वेश्चन, बट एज कंपेयर टू पहले जो 2-3 एप्लीकेशन है उसके कंपैरिजन में इसमें क्वेश्चन कम है। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पहले जो दोनों तीनों में भी एक तो जो रिलेशन जो करना है आपको बनाना है गिवन फिजिकल क्वांटिटीज में, उस पे क्वेश्चन ज्यादा है, और कांस्टेंट टर्म के डायमेंशन पे क्वेश्चन ज्यादा है। हाँ, कन्वेंशनल एग्जाम में अगर आप देखो तो करेक्टनेस या बैलेंसिंग चेक करने के लिए इस पर भी आपको कंपलसरी क्वेश्चन दिखाई ही देंगे, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं, इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं फिर हम लोग। अब आते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर। इसका मतलब यहाँ तक हम लोगों का काफी हद तक ये चैप्टर एटलीस्ट 40-50% कवर हो चुका है। यूनिट्स हमने देख लिए, उनके डायमेंशन देख लिए, डायमेंशंस के एप्लीकेशंस देख लिए, ओके। अब आते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज एरर्स। क्या होता है एरर्स? सभी ने सुना होगा ये वर्ड एरर या फिर एरर्स, ठीक है। अब एरर्स क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। कोई भी एक मिस्टेक ऑकर्स होती है। आप ये चैप्टर जो पढ़ रहे हो वो मेजरमेंट के बारे में है। सो व्हेनेवर वी विल डू सम मेजरमेंट्स अबाउट एनीथिंग, लेंथ, मास, टाइम, सो इफ द मिस्टेक ऑकर्स इन द मेजरमेंट प्रोसेस, सो दैट इज कॉल्ड एज एरर्स। इजी लैंग्वेज में अगर बताया जाए, द मिस्टेक occurs in measurement process called as error। ऐसे को क्या बोला जाता है? एरर बोला जाता है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, और the difference between true value and measured value, the difference between true value and measured value
मान लो कि हम लोग अगर कोई भी एक चीज को खरीदने जाते हैं, सपोज मैंने अगर कोई पर्टिकुलर रॉड खरीदना है कोई भी एप्लीकेशन के लिए, और अगर मुझे उसका रिक्वायरमेंट 10 सेंटीमीटर चाहिए, कि अगर मुझे वो रॉड है वो 10 सेंटीमीटर का चाहिए, बट अगर वो 10 सेंटीमीटर से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा आता है, तो उसमें जो एरर, वो जो फर्क है, वो जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, ट्रू वैल्यू क्या थी उसकी 10 सेंटीमीटर जो मुझे रिक्वायर्ड है, और हमने जो मेजर्ड की है वो वैल्यू उन दोनों में जो, मान लो 10 सेंटीमीटर की जगह पर वो 10.2 का है, तो यहाँ पर एरर कितना हुआ 0.2। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि अगर वो रॉड जो है वो 10 सेंटीमीटर का ना होते हुए वो 9.98 का है, तो इसका मतलब उसमें एरर कितना है 0.02 का एरर है, तो इस चीज को बोला जाता है मिस्टेक या फिर एरर बोला जाता है। ठीक है, दोनों डेफिनेशन अगर आप लिख लो, इसको आप लोग एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए दो चीजों को फॉलो करते हो थ्योरेटिकली अगर बात करें तो, एक एक्यूरेसी और दूसरा प्रिसीजन। ओके, एक्यूरेसी और दूसरा प्रिसीजन। ठीक है, अब एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आप चीज है उसमें कोशिश करोगे आप उस मेजरमेंट प्रोसेस में यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट, यूज होने वाला पर्सन, वो पर्सन हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, तो एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा मेंटेन रहेगी। एक्यूरेसी ज्यादा मेंटेन रहेगी इसका मतलब एरर्स कम से कम होंगे। प्रिसीजन मींस व्हाट, कि आप मान लीजिए कि नंबर ऑफ सैंपल्स को बार बार चेक कर रहे हो और वैल्यू रिपीटेड आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रिसीजन। सपोज 10 सेंटीमीटर वाले एग्जांपल में आपने 1000 रॉड्स का ऑर्डर दिया है और उसमें से आपने रैंडमली कुछ चूज किए, 10 15 20 जो भी रॉड्स चूज किए, उसमें मैक्सिमम रिपीटेडली एक वैल्यू ज्यादा आ रही है 9.95, सो वी कैन सी दैट द प्रिसीजन मतलब क्या कि रिपीटेड जो वैल्यू आ रही है उसे बोला जाता है प्रिसीजन। तो इन चीजों से हम लोग एरर को और अच्छे से समझ सकते हैं। बट ओवरऑल ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें और भी चीजें आपको देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए मैं शॉर्ट में अगर बता दूं कि कुछ टाइप्स ऑफ एरर्स भी पढ़ाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ एरर्स, फर्स्ट पर्सनल एरर, सेकंड इंस्ट्रूमेंटल एरर, थर्ड रैंडम एरर। अब इस चीज के बारे में अगर आपको लिखना हो तो मैं जब बोल रहा हूं तो आप उसको सुन के नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये उतना अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू, एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल अप्रोच है। ठीक है ना। पर्सनल एरर मतलब क्या, कि मान लीजिए कि जो भी एक पर्सन पर्टिकुलर मेजरमेंट प्रोसेस को क्या कर रहा है, रन कर रहा है, और उस वक्त उस पर्सन से जो मिस्टेक्स होती है उसकी वजह से जो एरर आते हैं उसे क्या बोला जाता है, पर्सनल एरर। जैसे कि अगर वो व्यक्ति, वो पर्सन उस चीज के बारे में उतना नॉलेज नहीं है उसे, तो ऑब्वियसली उसे कुछ ना कुछ मिस्टेक होने वाली है, सो दैट एरर इज कॉल्ड एज पर्सनल एरर। सपोज वो जो पर्सन है वो अनस्किल्ड पर्सन है, या ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज उससे कुछ मिस्टेक हो जाता है, सो द एरर विल बी क्लासिफाइड इनटू द कैटेगरी ऑफ पर्सनल एरर। पर्सन की वजह से, अनस्किल पर्सन की वजह से, अनस्किल लेबर की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो एरर आती है उसे बोला जाता है पर्सनल एरर। हाउ टू मिनिमाइज द पर्सनल एरर, उस लेबर को, उस एम्प्लॉइज को उस चीज के बारे में नॉलेज दीजिए, उसे ट्रेनिंग दीजिए, तो जितना ज्यादा वो ट्रेन होगा, जितना ज्यादा वो स्किलफुल होगा, उतना वो एरर्स कम करेगा, ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करेगा। तो ये चीज होती है पर्सनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर पर आते हैं। मान लीजिए पर्सन में कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहा है उसमें कुछ डिफेक्ट है। हाँ, जैसे लेंथ को आप स्केल से मेजर करते हो, या फिर अलग अलग और चीजें उससे मेजर करते हो, या फिर आप कोई भी पर्टिकुलर मास मेजर करने के लिए अलग से बैलेंस वगैरह का यूज करते हो, तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है उस प्रोसेस में, अगर वो इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है, अगर वो डिफेक्टिव है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है उसमें, तो ऐसे वक्त में जो एरर आता है उसे क्या बोला जाता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। How to minimize the instrumental error? So you can repair that defective और faulty instrument, आप उसे रिपेयर करवाइए। अगर वो रिपेयर होने की कंडीशंस में नहीं है तो उसे रिप्लेस कीजिए, ताकि जो एरर्स हो रहे हैं वो ना हो सके। तो ये चीजें आप इंस्ट्रूमेंटल एरर में कर सकते हो। लास्ट वन रैंडम एरर, और बहुत सारे मैंने जो मेजरली डिस्कस किया जाता है उसके बारे में लिखा है। रैंडम एरर क्या होता है, सपोज आज बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एनालॉग को
रिप्लेस कर डिजिटल में कन्वर्ट हो चुके हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी, थर्मोमीटर एक जमाने में डॉक्टर्स के पास जो थर्मोमीटर हुआ करता था वो मर्क्यूरी थर्मोमीटर हुआ करता था, बट आज हर किसी के पास डिजिटल थर्मोमीटर दिखाई देता है। उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपको एनालॉग को रिप्लेस करके अब आपको डिजिटल दिखाई देने लगे हर इंस्ट्रूमेंट। उस हर इंस्ट्रूमेंट में से मोस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सिग्नल्स पर ऑपरेट होते हैं, या फिर वो बहुत सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द नेचुरल कम्युनिटीज लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड ऑल। अब अगर कोई एरर किसी टेम्परेचर कम्युनिटी की वजह से आ रहा है या फिर कोई अननोन सिग्नल कैच करने की वजह से कुछ एरर हो रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? रैंडम एरर। द एरर ऑकर्स ड्यू टू सम नेचुरल कम्युनिटीज, ड्यू टू सम अननोन सिग्नल्स, दैट इज कॉल्ड एज रैंडम एरर। और रैंडम एरर हमारे कंट्रोल में नहीं होता। टेम्परेचर वेरिएशन, एक रूम का टेम्परेचर मेंटेन करना बात अलग होती है, विद द हेल्प ऑफ एसी वगैरह आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, कम ज्यादा जो भी आपको करना है, हीटर वगैरह से। बट अगर हम बात करें ओवरऑल पूरे इन्वायरमेंट की, तो उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो याद रखना, रैंडम एरर मिनिमाइज हो सकता है, बट रैंडम एरर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो ऊपर के दोनों फैक्टर्स है, इन्हें ट्रेनिंग देना, इसे रिपेयर या फिर रिप्लेस करना, ये हमारे हाथ में है, इसे हम कर सकते हैं। बट रैंडम एरर में बहुत कम चांसेस है कि वो पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा, याद रखना, ठीक है? तो ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद एस्टिमेशन ऑफ एरर देखेंगे। ओके, अब एस्टिमेशन ऑफ एरर्स के बारे में देखते हैं। व्हाट इज इनका एस्टिमेशन? कि हम अगर कोई भी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में कोई रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं तो उसे एस्टिमेशन बोला जाता है, ठीक है ना? तो यहां पर हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे एस्टिमेशन ऑफ एरर्स। अब एस्टिमेशन ऑफ एरर्स में बात करें तो सपोज ऐसा कंसीडर करते हैं कि हमने पूरे सैंपल्स में से कुछ पूरे लॉट में से कुछ सैंपल्स निकाले हैं, जस्ट ये चेक करने के लिए कि क्या ये लॉट प्रिसाइज है, क्या हमने जो ट्रू वैल्यू दी थी वही वैल्यू के हिसाब से इसे बनाया गया है। तो अगर हम लोग कुछ सैंपल्स निकाल लेते हैं, सपोज देयर आर 4 samples are taken into consideration। अगर वहां पर 4 सैंपल्स को कंसिडरेशन में लिया गया है, कौन से वो 4 है? तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसे A1, A2, A3, A4 लिखता हूं। बाद में वो जो भी रीडिंग होगी, सपोज मास की रीडिंग है तो M1, M2, M3, M4 ले लीजिए। अगर वो टाइम की रीडिंग है तो T1, T2, T3, T4 जो भी लेना है वो ले सकते हो। तो इस तरीके से, तो पहली स्टेप होती है मीन एरर निकालना होता है आपको। मीन एरर जिसे आप किससे इंडिकेट करते हो? A सफिक्स m से। तो A सफिक्स m कैसे, मतलब मीन एरर कैसे निकाला जाता है? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर डिवाइड बाय 4 इसलिए क्या कि मीन निकाल रहे हो आप लोग। 10th स्टैंडर्ड में आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाता है, वहां पर इस चीज के बारे में बताया जाता है, ठीक है ना? अभी यहाँ पर सैंपल 4 थे तो डिवाइड बाय 4 किया। मीन का फार्मूला होता है द सम ऑफ ऑल द सैंपल्स जो भी दिया है, रीडिंग्स, सम ऑफ ऑल द रीडिंग्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स। यहाँ पर 4 सैंपल है तो 4 से डिवाइड किया, 5 होते तो 5 से, 6 होते तो 6 से। तो मीन निकाल लिया सपोज आपने। उसके बाद सेकंड स्टेप करते हैं एब्सोल्यूट मीन एरर। Absolute mean error which is indicated by delta m। मान लेते हैं इसको डेल्टा m से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसे कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पहले लेंदी प्रोसेस है, पहले आपको डेल्टा a1 निकालना पड़ेगा। डेल्टा a1 कैसे निकालेंगे? तो a1 माइनस am, क्योंकि am यहाँ पर निकाला है। आपके जितने भी नंबर से सब में से एक बार आपको am माइनस करना है। डेल्टा a2 कैसे निकालोगे? तो a2 माइनस am। डेल्टा A3 कैसे निकालोगे? तो A3 माइनस AM। डेल्टा A4 कैसे निकालोगे? तो A4 माइनस AM।
ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद आप आ सकते हो डेल्टा एम निकालने के लिए। तो डेल्टा एम आप कैसे निकालोगे? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डिवाइडेड बाय 4। तो ये चीज हो गई। डेल्टा एम निकालने के लिए आप इस तरीके से मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड स्टेप होती है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकाला जाता है? डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम। बस डेल्टा एम मतलब सेकंड स्टेप का फाइनल आंसर आया है वो, और ए मतलब फर्स्ट स्टेप में आपने निकाला था वो, और लास्ट में आपको सबसे लास्ट में निकालना पड़ता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको जो ऊपर आंसर आया है डेल्टा एम बाय एम का, बस उसे मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है ताकि उसको आप परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर सको। पहले ये नोट डाउन कर लीजिए पूरा जो मेथड है, फिर उसके बाद हम देखेंगे। हाँ, इसमें एक और बात बता दूं कि ये जो वैल्यूज आएंगे आपके डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, अगर ये कई बार नेगेटिव आते भी हैं तो हमें मॉड्यूलस लेने हैं इनके। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, वहां पर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो थोड़ा फास्ट करने की वजह से शायद मॉड्यूलस ना लिख पाए। तो याद रखना कि अगर इसका वैल्यू नेगेटिव भी आता है तो आपको पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको मॉड्यूलस लेना है उसका। पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। चलो हो गया नोट डाउन, तो फिर नेक्स्ट चीज पर आते हैं। ओके, क्वेश्चन लेते हैं। कुछ क्वेश्चन नोट डाउन करो। ओके, क्वेश्चन दिया है द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं हम। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, क्वेश्चन है ये एरर पर। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम is recorded as 2.63 seconds, 2.56 seconds, 2.42 seconds, 2.71 seconds and 2.80 seconds respectively। कितने दिए यहाँ पर रीडिंग्स? 1 2 3 4 5 रीडिंग्स दिए, और बोला गया है द एवरेज एब्सोल्यूट एरर इज, द एवरेज एब्सोल्यूट एरर इज, और ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। पहला है 0.1 सेकेंड, दूसरा है 0.11 सेकेंड, तीसरा दिया है 0.01 सेकेंड, और लास्ट जो दिया है वो है 1.0 सेकेंड्स। सोचिए 1 सेकेंड के लिए पहले ये वीडियो जो है, ओके, उसे पॉज कीजिए और फिर उसके बाद आप इसके बारे में सोचिए कि आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। एब्सोल्यूट एरर मींस सेकेंड स्टेप वाला, याद है? एब्सोल्यूट मीन एरर जो बोला था हमने, ठीक है। स्टेप फॉलो करते हैं। पहली स्टेप मीन एरर, मीन एरर दैट मींस AM निकालना पड़ेगा। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो A1 A2 कितना होगा? 2.63, A1 2.63 है, A2 कितना है? 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 5। चलो एडिशन करके देख लो। 9 to 11 12, okay 12, 1 carry 9 and 8, 9 and 7 16 20 50 25 25 and 31 13.12 डिवाइडेड बाय 5। इसको डिवीजन कीजिए और कितना आता है बताइए? which is comes 2.62। आप लोग वेरीफाई कर लेना, इनका जो डिवीजन आएगा वो कितना आएगा? 2.62। अगर ये निकल गया है, ये वैल्यू किसका है? AM का वैल्यू है।
ठीक है। AM का वैल्यू कितना है 2.62 सेकेंड्स। अब आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा A1 निकालना पड़ेगा। डेल्टा A1 दैट मींस AM माइनस A1 माइनस AM, ये कितना है 2.63 माइनस 2.62 दैट मींस आंसर विल बी 0.01। सेकेंड जो आएगा वो होगा डेल्टा A2 व्हिच इज A2 माइनस AM। A2 कितना दिया है 2.56 माइनस 2.62, और हमने पहले ही बोला था कि आंसर नेगेटिव भी आएगा तो उसे क्या लेना है पॉजिटिव। यहां पर आंसर जो आएगा वो माइनस 0.06 होगा, बट हमें लेना है 0.06 मॉड्यूलस में लेना है, बोला था मैंने आपको। A3 इज इक्वल डेल्टा A3 इज इक्वल टू A3 माइनस AM। थर्ड जो वैल्यू है वो कितना है 2.42 माइनस 2.62। यहाँ पर फिर वैल्यू वही हो रहा है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो माइनस 0.2 आएगी, बट हमें कितनी लेनी है उसे 0.20, इस तरीके से लेना। डेल्टा A4 कैसे निकालोगे, A4 माइनस AM। A4 कितना दिया है 2.71 माइनस 2.62, ये कर लोगे तो कितना आएगा 0.09। डेल्टा A5 निकालोगे तो A5 माइनस AM। A5 कितना है 2.80 माइनस 2.62, इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आएगा 0.18। ये सभी मिलने के बाद अब आपको क्या करना है, डेल्टा AM की वैल्यू निकालनी है जो आपको पूछी गई है। डेल्टा AM की वैल्यू के लिए आपको फॉर्मूला है डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस सो ऑन, जितने भी हैं डिवाइडेड बाय, फिलहाल 5 है तो 5, सभी की एडिशन करनी पड़ेगी आपको। 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 5। चलो एडिशन कर दो सभी की, 7 and 16 24 2 3 5 5 कितना आ गया 0.54 डिवाइडेड बाय 5, 0.54 डिवाइडेड बाय 5, तो वो कितना आ रहा है तो 0.108 which is approximately 0.11 seconds। 0.11 seconds आएगा इसका आंसर, जो ऑप्शन के अनुसार होगा बी। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो एरर्स में हो सकता है कभी कभी आपको सिर्फ पूरा परसेंटेज एरर तक निकालने को ना बोला जाए, कहीं बीच में तक निकालने को बोला जाए, ठीक है, या फिर कन्वेंशनल एग्जाम हो तो उसमें पूरा का पूरा निकालने को भी बोला जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, एंट्रेंस एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही है, बस ऐसा है कि ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन उतने नहीं आए हैं। पहले ये फॉर्मेट को समझ लें, फिर उसके बाद जो बहुत इजी क्वेश्चंस है बट इंपॉर्टेंट भी है तो उसके बारे में देखेंगे। पहले इस फॉर्मेट को अच्छे से समझ लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं, हो गया है तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्चुअली क्वेश्चन काफी लेंदी है ये, जस्ट लाइक अ पैराग्राफ, इसलिए मैं डायरेक्टली पढ़कर बता देता हूं, आपको सिर्फ वैल्यूज लेनी है। इन अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव मेजरमेंट इन एन एक्सपेरिमेंट, कोई एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने कुछ रीडिंग्स ली है। द रीडिंग्स ऑफ द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, वेट सेम क्वेश्चन है, नहीं सेम नहीं, ओके, पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन of a simple pendulum were found to be 2.63, पहली वैल्यू दी है 2.63, दूसरी वैल्यू दी है 2.56, तीसरी वैल्यू दी है 2.42, सेकेंड्स में है ये सभी। A4 दिया है 2.71 और A5 दिया है आपको 2.80, और आपको बोला गया है फाइन, वेट फिर भी एक बार कंफर्म कर लेंगे, वही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, यस वेट, यस एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन में अब आपको पूछा गया है परसेंटेज एरर निकालने को। ओके ठीक है, फिर एज इट इज आपने जो अभी नोट डाउन किया होगा उसको सेम कॉपी कीजिए, सेम, या फिर कॉपी करने की जरूरत भी नहीं, एज इट इज
उसी को एक काम कीजिए, नया क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, उसी को आगे कंटिन्यू कर लीजिए। इसका मतलब आप लोग अभी तक जहां तक आए थे, एम का वैल्यू देखिए कुछ इस तरीके से आया था। एम का वैल्यू आपका 2.62 सेकेंड्स और डेल्टा एम का वैल्यू आया था आपका 0.11 सेकेंड्स। ये आ गए थे हम लोग कितने वैल्यूज, 0.11 सेकेंड्स तक आए थे हम लोग। अब उसके बाद आपको परसेंटेज एरर निकालना है, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा। सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर का फार्मूला था डेल्टा एम अपॉन एम। डेल्टा एम का वैल्यू यहां पर अभी आपने कैलकुलेट किया था 0.11 डिवाइडेड बाय 0.11 डिवाइडेड बाय 2.62। एम का वैल्यू कितना है 2.62, which comes 0.041 लाइक दैट। ऐसा कुछ आंसर आएगा इसका, और भी आएगा, सो हम आगे कंटिन्यू रहेगा। लास्ट में आपको परसेंटेज एरर निकालने को बोला है। ये जितने भी कैलकुलेशन है पॉसिबल है तो लॉग टेबल से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। परसेंटेज एरर क्या कैसे निकाला जाता है? डेल्टा एम बाय एम मल्टीप्लाई बाय 100। डेल्टा एम बाय एम की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, वो कितनी है 0.041 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 12, दैट मींस कितना आएगा 4.1 सेकंड, सॉरी 4.1%। इतना एरर इस कैलकुलेशन में आएगा, इसका मीनिंग ये है। इसे मिनिमाइज करने की जरूरत है 4.1%, तो काफी होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पहले ये लिख लीजिए। ऐसा समझ लीजिए एक ही क्वेश्चन था, दो अलग अलग क्वेश्चन थे ही नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ एरर के बारे में। चलो हो गया नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। There are some readings given in an experiment where the reading of the masses are recorded. यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कुछ मासेस है, इनकी रीडिंग रिकॉर्ड की गई है। जैसे पहला वैल्यू दिया है A1, वो है 5.04 kg, ओके। दूसरा वैल्यू दिया है 5.06 kg। तीसरा वैल्यू दिया है 4.17 kg। फोर्थ वैल्यू दिया एग्जैक्ट 5 kg और फिफ्थ वैल्यू दिया है 4.93 kg। और आपको बोला है परसेंटेज एरर निकालने के लिए, ओके। तो परसेंटेज एरर निकालना है तो वही मेथड, चलिए अब की बार डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक ही बोर्ड में। ए मतलब क्या होता है a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5 डिवाइडेड बाय 5। चलो तो ऐड कर दीजिए इन सभी को, 5.04 plus 5.06 plus 4.17 plus 5.00 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 5 है, कितना आएगा 4.93 डिवाइडेड बाय 5। चलो एडिशन कर देंगे, 10 17 20 2 के 11 12 1 carry 5 10 14 और 24, which is 24.20 डिवाइडेड बाय 5। ये am का वैल्यू है। तो am का वैल्यू आप 24/20 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो नियर अबाउट कितना आएगा 4.84 kg। एक बार वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। यस 4.84 के आसपास कुछ आएगा, ओके। अब am अगर निकाल लिया है आपने, तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट के लिए डेल्टा a1 निकालेंगे। डेल्टा a1 कैसे निकाला जाता है, a1 माइनस am। a1 कितना है 5.04 माइनस 4.84 कितना आएगा, नियर अबाउट 0.2 के आसपास कुछ आएगा, 0.20 ऐसा आएगा। डेल्टा A2 इतना कैसे निकालोगे, A2 माइनस AM। A2 कितना दिया है 5.06 माइनस 4.84, वो कितना आएगा 0.22 अप्रोक्सीमेटली। डेल्टा A3 कैसे निकालोगे, A3 माइनस AM। A3 कितना दिया है 4.17 माइनस
4.84, ये माइनस में जाएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा 0.67, एक्चुअली माइनस में जाएगा फिर भी ठीक है। A4 माइनस AM, A4 कितना दिया है आपको 5.00 माइनस 4.84, 0.16 एक्चुअली सॉरी। A5 डेल्टा A5 कैसे निकालोगे, A5 माइनस AM, यहाँ पर दिया है 4.93 माइनस 4.3 मतलब 0.09। ओके, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, डेल्टा AM निकालना है। डेल्टा AM मतलब इन सभी का एडिशन 0.20 0.20 सॉरी 0.22 0.67 plus 0.16 plus 0.09 divided by 5। ओके, अब लास्ट में आपको क्या करना है, बस इनका एडिशन 2 and 7 9 9 and 6 15 15 and 9 24 2 carry 3 6 9 9 and 4 13 1 1.34 divided by 1.34 divided by 5 कैलकुलेशन करके बताइए कितना होता है, नियर अबाउट 0.268 यहाँ तक। ठीक है, बस इसके बाद फिर अब आपको क्या करना है, रिलेटिव एरर। मैं यहाँ पे फिर से अगर रिलेटिव एरर कैसे निकाला जाता है याद होगा तो डेल्टा AM बाय AM, परसेंटेज एरर वो कितना होता है, जो आंसर आप निकालोगे ऊपर डेल्टा AM बाय AM का, उसको मल्टीप्लाई बाय 100। इन दोनों आंसर को आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आ रहा है, प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपका जो कैलकुलेशन है वो सही से आ रहा है या नहीं, या कहीं कुछ मेजर मिस्टेक हो जा रही है, मेजर या माइनर जो भी मिस्टेक हो रही है, कुछ एरर्स तो नहीं आ रहे आपके, कोई वैल्यू में कोई आपका वेरिएशन तो नहीं आ रहा है, अगर कुछ आ रहा है तो बताइए कितना आ रहा है। ठीक है, इन दोनों चीजों के आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताइए। और अभी के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एरर्स के और अलग अलग जो फॉर्मेट्स है उसके बारे में देखेंगे, नेक्स्ट और टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए आप आपकी प्रैक्टिस जारी रखिए, कोई भी अगर डाउट्स रहा या कोई भी आपके ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, थैंक यू।